हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है एसएससी से रिलेटेड जो आपका सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएसएस जिसका एग्ज़ाम आपके अपकमिंग मंथ आई थिंक अप्रैल, मई और जून में होने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर लिया है और ये हमारा 9th पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये एसएससी के साथ में जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट में जो एसएससी या एसएसबी के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे आप कह लीजिए यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होता है, उत्तराखंड के ट्रिपल एससी या डीएसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें भी आपका जीएस का पार्ट आता है, जीएस जीके का पार्ट या करंट अफेयर का पार्ट, उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन साइट। देखिए बहुत सारी क्या है, हड़प्पा की साइट्स हैं, इनमें से सिटाडल कहाँ नहीं है, सिटाडल, ठीक है। सिटाडल कहाँ देखने को नहीं मिलता, ये पूछा गया है। देखिए सिटाडल क्या होता है बेसिकली, ये आपका, ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये आपका जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में, इस जगह पे यहाँ पर एक थोड़ा सा हाई एरिया है, ऊंचा एरिया है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। और इस यहाँ पर क्या है, जो इस पूरे एरिया का या जो गांव या कस्बा या जो शहर है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, प्रशासन के लोग जो रहते हैं, मंत्री वगैरह, जो किंग है, वो सब क्या रहते हैं इस ऊंचे वाले एरिया में। और जो नीचे का जो एरिया है, वहाँ कौन रहती है, वहाँ की आम जनता। तो इसे कहते हैं सिटाडल। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हाई एरिया है, बेसिकली हाई लैंड एरिया है, उसे कहते हैं सिटाडल। तो वो कहाँ पर देखने को नहीं मिले, तो वो देखने को नहीं मिले हैं चन्नोदारो में। जो चन्नोदारो जो साइट है, वहाँ पर जो है सिटाडल के ट्रेसेस देखने को नहीं मिले, ठीक है। और रोपड़ कहाँ पर आपका, रोपड़ आपका पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर साइट है। लोथल जो आपका डॉकयार्ड है, गुजरात के अंदर, ठीक है। और आलमगीरपुर ये आपका मेरठ के पास है, मेरठ में, ठीक है। मेरठ, मेरठ में है ये आपका हड़प्पन साइट, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू दिल्ली एनसीटी। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जो आपका दिल्ली है, इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो लोकसभा की जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं, 70 सीट, सॉरी नॉट 70, 7 सीट्स, 7 सीट्स जो हैं वो किसकी हैं, लोकसभा की, दिल्ली के अंदर, ठीक है। और अगर जो हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में जो दिल्ली की सीटें हैं वो कितनी हैं, 3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं, मतलब बेसिकली एज पर द पॉपुलेशन जो होता है राज्यसभा में, 3 सीटें जो हैं वो दिल्ली की हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर जो हम बात कर रहे हैं एमएलए या जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, उसके अंदर जो है आपकी 70 सीट्स हैं दिल्ली की, ठीक है। और दिल्ली की कैपिटल किसकी है, आपकी पूरे कंट्री के जो है, देश की कैपिटल है, ठीक है। और अगर जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं, उनमें है आपका जैसे लाल किला है आपका, ठीक है, रेड फोर्ट जिसे कहते हैं, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जिसे आप बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं, बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है, हुमायूं टॉम, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, ये कई सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या टूरिस्ट पॉइंट या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये है। और दिल्ली में करंट टाइम पर जो गवर्नमेंट है किसकी है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और अरविंद केजरीवाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम पर वहाँ पे सीएम है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि देखिए ये स्टेट तो है, यहाँ लेजिस्लेटिव भी, असेंबली भी है, बट ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ना कि गवर्नर। तो यहाँ पर जो अनिल बैजल हैं, वो क्या है, आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO जिसके हम कहते हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं, इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। और WHO की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और ये बेसिकली क्या है, यूएन का पार्ट है, किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है WHO, ठीक है। जो कि कंसर्न करता है किसके बारे में, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के बारे में, जो मतलब प्रत्येक देश में, दुनिया भर में जो है स्वास्थ्य सेवाओं के को कंसर्न करता है बेसिकली WHO, ठीक है। इसके अंदर, और WHO किसका पार्ट है, यूएनओ को, वो तो हमने बात करी थी। और इसके अंदर जब ये स्थापना हुई थी, ये 7 अप्रैल 1948 के अंदर,
तो 61 कंट्रीज जो थी इसकी मेंबर थी, ठीक है, मेंबर्स थी, बनी थी कब तक, 46 आपका, ठीक है, ये कंट्रीज बनी थी, 61 कंट्रीज बेसिकली क्या बनी थी, मेंबर बनी थी, ठीक है। और करेंट टाइम पर जो हम बात करें कि WHO की जो है आपके जो डायरेक्टर जनरल हैं DG, ठीक है, जो मुखिया हैं बेसिकली WHO के, वो कौन है, टेड्रोस एधेनॉम, टेड्रोस एधेनॉम जो है प्रेजेंट टाइम पर WHO के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और जिनेवा की हम बात करें तो जिनेवा में और भी कई सारे हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके जिनेवा में है, ठीक है। और न्यूयॉर्क में भी कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी लोकेशन से, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हाउ मेनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम। देखिए सिक्किम की बात कर रहे हैं, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटोक, गैंगटोक, ठीक है, सिक्किम की कैपिटल है। और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सिंगल विधानसभा है, मतलब इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं है, सिंपल असेंबली है। तो इस असेंबली में कितनी सीट्स हैं ये पूछा गया है। तो इस असेंबली के अंदर जो है 32 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक सीट जो है वो रिजर्व है फॉर संघा, संघा के लिए रिजर्व रहती है एक सीट, ठीक है, बट टोटल कितनी है 32 सीट्स। और सिक्किम के अंदर जो लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें तो दोनों के लिए एक एक सीट है, एक सीट राज्यसभा की है और एक सीट आपकी लोकसभा की है, किसके अंदर, सिक्किम के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर है, कितनी, 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। और अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यहाँ पर है 31 सीट्स। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपका ये लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, ठीक है, असेंबली की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में असेंबली भी है, काउंसिल भी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, देखिए LA लेजिस्लेटिव असेंबली और LAC लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो विधानमंडल और विधान परिषद दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो असेंबली में 403 सीटें हैं, ठीक है, जिसके करंट टाइम पर इलेक्शन भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और काउंसिल के अंदर कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नंबर ऑफ सीट्स से रिलेटेड, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम जो है वो पहली बार कहाँ पर अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पंचायती राज सिस्टम देखिए सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, राजस्थान के अंदर, ठीक है, सबसे पहले राजस्थान के अंदर ये शुरू हुआ था। अब देखिए पंचायती राज सिस्टम होता क्या है बेसिकली, ये एक्चुअली क्या होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। कैसा सिस्टम होता है ये, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए जो विधानसभा है आपकी, लोकसभा है या राज्यसभा है, यहाँ के जो मेंबर्स है वो हर पार्ट तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है, गांव गांव तक तो नहीं पहुँच पाते। तो उसको मैनेज करने के लिए, ताकि वहाँ की जो समस्याएं हैं वो आगे पहुँचाई जा सके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई, ठीक है। और इसको संज्ञान में लाया गया कब, 1992 के अंदर, ठीक है। और जिसके लिए अमेंडमेंट हुआ था, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 1992 में, आपका किससे, पंचायती राज सिस्टम से संबंधित, ठीक है। तो अब देखिए पंचायती राज सिस्टम में 3 तरीके के लेवल होते हैं, 3 टीयर सिस्टम होता है बेसिकली, 3 टीयर सिस्टम। तो 3 टीयर सिस्टम में जैसे आपका एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, जो ग्राम लेवल पर बात करती है, आपकी विलेज लेवल पर। फिर दूसरी होती है आपकी मंडल परिषद, मंडल परिषद, परिषद, ठीक है, या ब्लॉक समिति इसे कह सकते हैं, ब्लॉक समिति भी कहते हैं कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। और ब्लॉक समिति के साथ में इसको एक और नाम भी दिया गया है, पंचायत समिति, पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक तो ये हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा ये हो गया मंडल परिषद, या फिर ब्लॉक समिति, या फिर पंचायत समिति, ठीक है। ये क्या है, ब्लॉक लेवल पर रहती है, ब्लॉक मतलब तहसील लेवल पर। फिर जो तीसरा टियर है वो बात करता है आपका जिला परिषद के बारे में, जिला परिषद। और जिला परिषद क्या होता है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ठीक है। तो इंडिया में ये तीनों आपके सिस्टम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सिस्टम जो है सभी स्टेट्स में लागू है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं,
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। तो जो मैंने अभी तक पीछे बताया वो आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं और दोबारा से वीडियो को बैक करके सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पंचायती राज के बारे में। तो करेंटली जो है इंडिया के हर स्टेट में पंचायती राज सिस्टम लागू है, एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्शन की भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर लागू नहीं है। जो 3 tier सिस्टम है वो है आपका नागालैंड, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर और मिजोरम। ठीक है, एंड सभी यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में, ऑल द यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में मतलब लागू है, बट रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज जितनी भी आपकी पौंडीचेरी, चंडीगढ़ जो भी है वहाँ पर ये सिस्टम लागू नहीं है। तो मतलब सारे यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली, और स्टेट्स में नागालैंड, आपका मेघालय और जो मिजोरम है, यहाँ पर ये 3 tier सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 tier सिस्टम है या कुछ और सिस्टम है, बट 3 tier सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है पंचायत राज सिस्टम जो है पहली बार अडॉप्ट किया गया था, हमने कहाँ पे बात किया, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिस्टम अप्लाई किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन सी डेट में, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती, 1959 के अंदर। ठीक है, देखिए अमेंडमेंट आपका 1992 के अंदर आया था, अभी हमने बात करी थी पिछले जो मैंने आपको नोट लिखा था एक। ठीक है, तो बट ये लागू इसमें किया था, उसके बाद अमेंडमेंट आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रही आपकी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो पंचायती राज सिस्टम है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो होता है लिस्ट ऑफ कमिटीज़ का। ठीक है, देखिए इससे संबंधित कमिटीज़ जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली कमेटी इंपॉर्टेंट चीज़ है बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है आपकी, ये आई थी 1957 में, जो कि आपकी पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करती है। फिर थी वीटी कृष्णमचारी कमेटी। ठीक है, ये आई थी 1960 के अंदर। क्रोनोलॉजी पर भी समटाइम्स में भी क्वेश्चंस आस्क पूछे जाते हैं, तो क्रोनोलॉजी के लिए मैंने आपको ईयर लिख दी है। फिर थर्ड जो कमेटी आई इसके बाद तखत मल जैन स्टडी ग्रुप आया, जैन स्टडी ग्रुप। ठीक है, ये आया था 1966 के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने आपको लिख दिया, इफ इन केस अगर जो पूछा जाए। तखत जैन ग्रुप स्टडी जो था वो 1966 में। फिर जो फोर्थ आपकी कमेटी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। अशोक मेहता कमेटी जो थी, ये भी आपकी दोनों किससे संबंधित है, पंचायती राज सिस्टम से ही संबंधित है, बट एक 57 में थी और दूसरी थी 1980, नॉट 80, 78 के अंदर, 78 के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा लगभग 20 सालों का अंतर है यहाँ पे दोनों में। फिर इसके बाद आपकी कमेटी आई एक, जिसे कहते हैं GVK राव कमेटी, राव कमेटी, ये आपकी आई थी 1985 के अंदर। ठीक है, और ये फिफ्थ हो गई। फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ 6 नंबर की जो कमेटी है वो है आपकी PK थंगौन कमेटी, PK थंगौन कमेटी, ये आई थी आपकी 1989 के अंदर। और 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमेटी, जिसे कहते हैं S मोहिंदर सिंह कमेटी, मोहिंदर सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये आई थी आपकी 2013 के अंदर। ये बेसिकली कह लीजिए ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7-8 साल, मतलब आज से 22 चल रहा है अभी, तो हमारा लगभग 9 साल पुरानी कमेटी है एस महेंद्र सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये सारी कमेटीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रिवाइज भी कर लीजिए, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में, चाहे आप नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो पंचायती राज सिस्टम जो है पहली बार अडॉप्ट किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वन वॉज द राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट जो है इसकी जो स्थापना है, बेसिकली ये शुरुआत है, ये कब की गई। ठीक है, तो ये पूछा गया है, मतलब कब बना था, बेसिकली ये पूछा गया राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है ये हाई कोर्ट। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, फाउंडेशन रखी गई थी वो 1949 में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1949। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, जोधपुर की जो हाई कोर्ट है राजस्थान की, ये क्या है, मेन बेंच है।
ठीक है। और मेन बेंच जो है वो काम कर रही है कब से, सिंस 1935 से, क्योंकि देखिए उसी टाइम पर क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उस टाइम से कई सारी हाई कोर्ट्स और कोर्ट जो है वो बनी थी। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि जो रामनाथ कोविंद है, ठीक है, तो इन्होंने, जो प्रेसिडेंट है भारत के, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, इन्होंने एक नई बिल्डिंग ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट की, जो कि जयपुर के अंदर है, उसका इनॉग्रेशन किया था। कब किया था, और बेसिकली कहाँ पर, जयपुर हाईवे, जो जयपुर और जोधपुर हाईवे है वहाँ पर है। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया था 7 दिसंबर 2019 को। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है। फिर देखिए पूछा गया है कि ये जो आपका लोकसभा हुआ है इलेक्शन 2019 के अंदर, तो ये कौन सा सत्र है, मतलब कौन सी वाली, मतलब पहली, दूसरी, या 17वीं, 18वीं, 15वीं, कौन सी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 2019 के अंदर, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर जो कभी कंफ्यूजन हो आपको कौन सी है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो जब मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार बनी, ठीक है, तो उस टाइम पर 2014 में बनी थी, तो उस टाइम पर जो है 16वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। ठीक है। 14 के बाद 19 में जब इलेक्शन हुआ तो कौन सा बनागा, 17वीं लोकसभा आएगी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 17th लोकसभा बनी आपकी 2019 के अंदर। ठीक है। ये जनरल असेंबली हुई थी। ठीक है। और ये इलेक्शन कब तक हुए, वैसे काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मे भी पूछा जा सकता है बट नॉट श्योर, फिर भी जान लेते हैं हम लोग डेट के बारे में। तो ये 11 अप्रैल से लेके 19 मई, ठीक है, 2019 के बीच में ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, जिसमें जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इसको क्लियर मैंडेट मिला था 303 मेंबर्स का। ठीक है। क्लियर। और इस लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला। और ओम बिरला जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, कोटा। कोटा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद किस व्यक्ति को पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, हु विल बी द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा कोई पद होना चाहिए, इसका कोई कार्यकाल या कुछ इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, बट ये बनाया गया। ठीक है। एक दो बार कुछ लोग भी बने और, ठीक, तो सबसे पहले जो बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। जिनका एक स्टैचू बना है उसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से हम जानते हैं, जो कि 182 मीटर की हाइट का है, और जिसे बनाया है L&T कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने। और ये कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के किनारे है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। ठीक है। क्लियर। और ये तो बात हो गई इनकी। और जो सरदार पटेल हैं, तो इनको जो नाम है, ये सरदार जो एक्चुअली वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है, सरदार जो टाइटल है ये दिया गया था इन्हें विलेज, मतलब गांव की महिलाओं के द्वारा। ठीक है। कौन से गांव की महिलाओं के द्वारा, एक आंदोलन हुआ था बारदोली सत्याग्रह नाम का एक आंदोलन हुआ था। तो जो बारदोली गांव था बेसिकली, वहाँ की जो वुमेन्स थी, लेडीज थी, उन्होंने ये सरदार का टाइटल जो है पटेल जी को दिया था। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर जो क्वेश्चन में कभी आए कि वुमेन्स ऑफ द विलेज ने दिया है टाइटल, ठीक है, किसने दिया है टाइटल सरदार का पटेल जी को, तो अगर जो वुमेन्स का नाम नहीं है कि मतलब किसी महिलाओं ने दिया था ये नाम टाइटल, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गांधी जी। ठीक है। तो गांधी जी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगर जो वुमेन का ऑप्शन नहीं है, अगर जो वुमेन का ऑप्शन है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा आपका वुमेन। और इफ इन केस वो नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी। ठीक है। क्लियर। अब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हम बात कर रहे थे, ये कब बना था, ये बना था आपका 2014 में इसको बनना शुरू किया गया था, इसको बनाना शुरू किया गया था। ठीक है। और जो आपका 31 का डेट है, 31 पटेल जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सरदार पटेल के बारे में। तो 31 को इनका जो है नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाने लगा। नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाने लगा कब से, 2014 से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई। ठीक है।
पटेल जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें लौह पुरुष तो कहा ही जाता है, और ये फर्स्ट जो है क्या रहे, इंडिपेंडेंट इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, और साथ में क्या रहे, होम मिनिस्टर। और इन्होंने ही जो भारत के डिफरेंट डिफरेंट राज्य थे, ठीक है, इलाके थे, नवाबों का इलाका था या अवध अवध मतलब बहुत सारे जितने भी पार्ट्स थे इंडिया के, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड था। तो उन सभी को यूनाइट करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पुष्कर जो मेला है, पुष्कर फेयर जो है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, किस जगह पर है? बेसिकली पुष्कर देखिए कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर एक प्लेस है। ये मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान के अंदर, और ये किस जिले के अंदर आता है? ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका अजमेर। अजमेर जिले के अंदर पुष्कर मेला देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक्चुअली बेसिकली पुष्कर मेला जो है ये 5 दिनों का मेला है, 5 डे चलने वाला एक फेयर है बेसिकली, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन शुरू होता है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, कब शुरू होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और पुष्कर मेले में बहुत सारे लोगों को उनके जीवन यापन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोग जो है हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स जो है वो काम करते हैं और फिर इस मेले में आके अपना सामान सेल आउट करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन चलता है। ठीक है, और इसमें कई सारे कॉम्पिटिशन्स आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं, डांस के, आपके म्यूज़िक की, गेम्स की, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं पुष्कर मेले में या पुष्कर फेयर में। ठीक है, जोधपुर में क्या है आपका? हाई कोर्ट है, कहाँ का? राजस्थान का। जयपुर कैपिटल है, पिंक सिटी कहते हैं। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which country will replace Vivo as a IPL title sponsor from 2022 and 2023? देखिए अभी देखिए 2022 21 में क्या हुआ, 21 में 2021 तो आपका पिछला साल था, उसमें चाइना ने खुरापाती करी, जो गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ आपने सुना ही होगा सभी ने, है ना। तो उसके बाद से भारत के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्रोश देखने को मिला। तो टाइटल जो 22 का है वो तो छीन लिया गया बेसिकली, किससे? आईपीएल से, आईपीएल को हटा दिया गया। तो ये टाइटल जो एक्चुअली जब आप आईपीएल मैच देखते हैं तो वहाँ पर जो टी शर्ट्स का लोगो होता है या जो आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बड़े पैमाने पर, जो उसको स्पॉन्सरशिप करती है। तो इस बार की जो 22 की जो टीम रही वो कौन रहेगी? ड्रीम 11। ठीक है, ये गेमिंग ऐप भी है इसमें, और तो आपका एक प्लेटफॉर्म है जो 22 का मेजबानी करेगा। और 2023 से बेसिकली, ठीक है, तो 2023 से अगर जिसमें देखिए ड्रीम 11 तो है नहीं, दोनों कॉन्फ्यूजन का तो मैटर नहीं, तो ड्रीम 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहानी खत्म इसकी। 2023 से इसको टाटा ग्रुप करे चलाएगा। ठीक है, तो 2023 से जो आईपीएल के मैचेस होंगे उसमें कौन किसकी स्पॉन्सरशिप रहेगी? टाटा ग्रुप की। और आपको ये पता होगा कि रिसेंटली अभी टाटा ग्रुप ने जो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस जिसे कहते हैं हम, उसको क्या है, एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। ठीक है, अब उसका पूरा संचालन जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और जो अभी 22 के लिए, जो 22 की बात करें ना, ड्रीम 11 जिसका स्पॉन्सरशिप रहेगी, तो इसके लिए जो ऑप्शन हुआ था अभी वो फरवरी के आसपास में, फरवरी में हुआ है 2022 में। ठीक है, लास्ट मंथ आपके, इस टाइम मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उससे 1 महीने पहले। और कहाँ हुआ है? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, और आईपीएल के जो चेयरमैन है वो कौन है? ब्रिजेश पटेल। ब्रिजेश पटेल जो है वो कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें 2021 की, कौन सी टीम जीती थी आईपीएल? वो थी चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराया था? कोलकाता नाइट राइडर्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। ठीक है, तो ये थे आज के इस वीडियो के जो बेसिकली आपका कौन सा पार्ट था, एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 9। ठीक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूँ। तो आपका एक छोटी सी हेल्प है कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।